हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में युक्ति प्रमाण स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले युक्ति प्रमाण का परिचय देखते हैं। तो युक्ति प्रमाण का परिचय लिखना है तो उसमें क्या लिखना है कि युक्ति प्रमाण का जो सर्वप्रथम वर्णन किया गया वो चरक संहिता में हुआ है। ठीक है, और चरक संहिता के कौन से चैप्टर में हुआ है? तो सूत्र स्थान के अध्याय 2 में हुआ है, जिसे बोलते हैं अपमार्ग तुंडलीय अध्याय। ठीक है, तो ये बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा जब सूत्र स्थान आपके पढ़ेंगे तो युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम चरक संहिता में हुआ है और युक्ति शब्द का जो वर्णन है वो चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 2 में मिलता है। और किसी भी आचार्य ने जो है युक्ति प्रमाण को नहीं माना है, केवल हमारे चरक जो है उन्होंने ही युक्ति प्रमाण को माना है और वह चरक संहिता में मिलता है और चरक संहिता के चैप्टर नंबर 2 सूत्र स्थान अपमार्ग तुंडलीय अध्याय में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये इंट्रो हो गया आपका। उसके बाद आता है युक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है। तो युक्ति शब्द मिला कैसे है, बना कैसे है? ठीक है, तो युक्ति शब्द युज धातु में कितन प्रत्यय लगाने से बनता है। ठीक है, युज धातु में कितन प्रत्यय लगाएंगे तब हमारा युक्ति शब्द बनता है। और युक्ति मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके पहले हम कोई ना कोई योजना बनाते हैं तो वही युक्ति है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मिलाप करना या योजना या उपाय बनाना या सामंजस्य, ये इसके पर्याय हैं। तो एक दो आपको पर्याय याद होने चाहिए और बाकी आपको व्युत्पत्ति याद होनी चाहिए और इसका इंट्रो आपको पता ही है। अब आते हैं डेफिनेशन पे इसकी। तो चरक संहिता के अनुसार जो है ये श्लोक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको। ठीक है, ये याद करना है आपको। बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारण योग ज्ञान युक्त त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्ग साध्यते या। ठीक है, तो चरक सूत्र 11/25। तो ये जो है आपको श्लोक याद कर लेना है। बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारण योग ज्ञान युक्त त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्ग साध्यते या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे युक्ति कहा जाता है। युक्ति किसे कहते हैं? जो बुद्धि अनेक कारणों के सहयोग से, मतलब अनेक कारणों के सहयोग से होता है, एक कारण कोई का सहयोग नहीं होगा, यहाँ पर अनेक कारणों के सहयोग से और अविज्ञात भावों को देखकर, मतलब अविज्ञात भावों को देखकर, ठीक है, किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार, मतलब विज्ञात भाव जो हमें जानते हैं उन भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है। मतलब जिसका हमें ज्ञान नहीं है उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे युक्ति कहते हैं। अब क्या है, युक्ति जो है, युक्ति प्रमाण से हम तीनों कालों का ज्ञान कर सकते हैं। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो कितने कालों का ज्ञान हो सकता है युक्ति के द्वारा? तो युक्ति से आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, और इससे किसकी सिद्धि होती है? तो युक्ति प्रमाण से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। तो आपको युक्ति का इतना पता लग गया ना। तो आपको युक्ति के फिर एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, जितना मैं इसमें बता रहा हूँ उतना ही आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो युक्ति प्रमाण के जो उदाहरण हैं, इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं, जो एक दो उदाहरण जो भी हैं आपको पढ़ने हैं। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात, ये चरक संहिता के अनुसार आपके उदाहरण है। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात, ये भी श्लोक याद करना है। जल कर्षण, और बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, फिलहाल आपको मीनिंग याद होना चाहिए। तो जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा युक्ति षड्धातु संयोगात गर्भाणाम संभव स्थिता। ठीक है, तो ये जल कर्षण, जल मतलब जल, ठीक है, और जोती हुई भूमि, कर्षण बोलते हैं जोती हुई भूमि, जैसे जोती हुई भूमि और जल और बीज, उस समय बीज जो बोया जाएगा ना, और जो ऋतु है, मतलब एक योग्य ऋतु जिसमें हम बो सके उस बीज को, तो जोती हुई जमीन, जल और बीज और ऋतु के संयोग से धान्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसी प्रकार षड धातु मतलब पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये एग्जाम्पल आपको लर्न रखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, क्या है? मध्य मंथन मंथान संयोगात, फिर गर्भाणाम संभव स्थिता लिखा हुआ था, ये काट देना, यहाँ पे अग्नि संभवा है, अग्नि की उत्पत्ति होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मध्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभवा युक्ति युक्त चतुष्पाद संपदम व्याधि निर्वहणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मध्य, मध्य क्या है कि मथने के योग नीचे रखी गई लकड़ी, जो मथने के योग, जैसे आप इसमें देखेंगे टेबल में, मथने के योग जो लकड़ी रखी गई है वो मध्य है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि मंथन, मंथन मतलब मथने की क्रिया बोलेंगे, जैसे ये रगड़ेंगे ना उसको, तो ये मंथन मथने की क्रिया हो गई। और मंथान मतलब मथने के लिए जो उपयुक्त लकड़ी दूसरी वाली यूज़ की उसके लिए बोला। ठीक है, इनके संयोग से क्या होगा? अग्नि की उत्पत्ति होगी। जब यहाँ पर मध्य मंथन मंथान तीनों चीज़ें एक से संयोग होगा तो यहाँ पर अग्नि की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, उसी प्रकार क्या होता है, जैसे युक्ति युक्त चतुष्पाद हमने पढ़े होंगे, वैद, परिचारक, औषध और रोगी, अष्टांग हृदय में पढ़े होंगे कि वैद होता है, परिचारक होता है, औषध होता है और रोगी होता है। इनके संयोग से सभी प्रकार की व्याधियों का नाश होता है। ठीक है, तो इनका जब सहयोग हो जाता है तो वह रोगी के सभी जिस व्याधियाँ होती हैं उसमें उनका नाश कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर
बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि युक्ति और अनुमान में अंतर क्या होता है। तो युक्ति जो होती है वो अनेक कारणों के संयोग से होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे युक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर युक्ति और अनुमान में अंतर क्या है कि युक्ति अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों का निर्धारण करती है। ओके, आप समझेंगे ना। और जो अनुमान है वो केवल हेतु और साध्य इन दो कारकों के संबंध के आधार पर अविज्ञात भावों का निर्धारण करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अनुमान चैप्टर में कि हेतु और साध अग्नि और धुआं, धुआं और अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, तो धुआं इज हेतु और साध अग्नि, अग्नि को सिद्ध करते हैं धुआं के थ्रू। तो हेतु मतलब धुआं होता है वहाँ पे और साध्य जो होती है वो अग्नि होती है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक या दो कारण बस इतना इनका सहयोग होता है, उसी से अनुमान होता है। ठीक है, लेकिन युक्ति में क्या होता है, अनेक कारणों से जो सहयोग होता है उससे अविज्ञात भावों का निर्धारण होता है। अच्छा, अनुमान में जो है दृष्टांत की आवश्यकता होती है। ठीक है, दृष्टांत की आवश्यकता होती है अनुमान में। ठीक है, युक्ति और अनुमान में एक समानता तो अवश्य है, दोनों से अविज्ञात भावों के विषय का ज्ञान होता है। ये हम मान चुके हैं कि हाँ, युक्ति और अनुमान में जो है समानता है, वास्तव में समानता है, और दोनों से क्या होता है, अविज्ञात विषयों के ज्ञान के लिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आता है युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने का तर्क क्या है। किसी भी दर्शन ने युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं माना है। युक्ति का सर्वप्रथम वर्णन केवल चरक संहिता में ही मिलता है। युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण नहीं होता है, अतः इसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि युक्ति अन्य प्रमाणों से भिन्न होती है, इस आधार पर इसे स्वतंत्र प्रमाण कहा जा सकता है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि युक्ति की नैदानिक, चिकित्सीय एवं अनुसंधात्मक उपयोगिता क्या है। तो युक्ति की नैदानिक एवं चिकित्सीय उपयोगिता क्या है कि चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है, युक्ति प्रमाण है। कभी भी हम चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले उसका उपाय देखते हैं, युक्ति बनाते हैं। ठीक है, तो युक्ति जो है वो चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होती है, अतः चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है। ठीक है, तो व्याधि का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके पहले हम हेतु को देखते हैं, किस कारण से हुई है, क्या लक्षण है उसके, उनको देखकर उस व्याधि की संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। ठीक है, इसी संप्राप्ति के आधार पर व्याधि का निदान किया जा सकता है। तो व्याधि के विविध पहलुओं, हेतु और लक्षण को देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है, इसी संप्राप्ति के आधार पर व्याधि का निदान किया जा सकता है। अच्छा, चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति की जाती है, मतलब उसके देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति आदि को देखकर की जाती है। मतलब किस द्रव्य को किस व्यक्ति को देना चाहिए, तो उस व्यक्ति के किस देश का है, किस काल में है, किस बल, कितना बल है उसका, कितनी कैसी अग्नि है उसकी, प्रकृति कैसी है, इस सब को देखकर उसके क्या है, उसको उस द्रव्य का यूज़ कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा और बचा है, तो चैप्टर एंड ही कर देंगे हम बिल्कुल एक ही वीडियो में, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, एक और पॉइंट है कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्य अपत्य की युक्ति की जाती है। मतलब अगर स्वास्थ्य की रक्षा करना है तो हम कहेंगे कि पथ्य चीज़ें खाओ, जो खा सकते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें जो हमारे लिए लाभदायक है, अपत्य मत खाइए जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये उसकी युक्ति की जाती है। युक्ति की अनुसंधान में उपयोगिता अब आता है कि कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क युक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब कार्य और कारण में जो संबंध स्थापित किया जाता है वो भी युक्ति के द्वारा ही किया जाता है। और अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि युक्ति में कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है। मैंने बताया था कई कारणों के संयोग से युक्ति में। ठीक है, और एक या दो कारण की बात करें हेतु और साध्य जैसे, तो अनुमान में एक कारण प्रभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा युक्ति प्रमाण एंड होता है, तो आप युक्ति प्रमाण को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो पदार्थ विज्ञान का आपका युक्ति प्रमाण चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। तो अगर आपको कोई भी नेक्स्ट चैप्टर कोई भी आपको समझ में नहीं आता या आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस।